सुश्रुतसंहिता 11वा अध्याय एकादशो अध्यायः. आपण हा अध्याय आता पाहणार आहोत. अतः क्षारपाकविधिम अध्यायम व्याख्यास्यामः. यामध्ये क्षाराबद्दल वर्णन आलेलं आहे. ज्या प्रकारे भगवान धन्वंतरी यांनी सांगितलं की डायरेक्ट आपण तिसऱ्या श्लोकपासून चालू करू. शस्त्र अणुशस्त्रेभ्य क्षार प्रधानतमः. म्हणजे जे शस्त्र अणुशस्त्र आहेत त्यामध्ये क्षार हे प्रधानतम आहे. ठीक आहे. प्रधानतम कौन? क्षार प्रधानतम है. जे शस्त्र मंडलाग्र आदि और अणुशस्त्र त्वक्सार आदि से क्षार सर्वोत्तम है. क्षार हा सर्वोत्तम आहे. का? कारण की छेद्य भेद्य लेख्य म्हणजे छेदन भेदन आणि लेखन हे तिन्ही कार्य तो एकाच वेळी करू शकतो. जे की अग्निकर्मामध्ये किंवा जलौका यामध्ये ते एकाच टाईमला छेदन भेदन लेखन होत नाही. आणि क्षार हा त्रिदोषज्ञ असतो. त्रिदोषज्ञ. ठीक आहे. त्रिदोषज्ञत्वात् विशेष क्रिया अवचारणाच्च. विशेष क्रिया अवचारणाच्च. ठीक आहे. म्हणजे पुढं आपण बघू. पुढं आपल्याला असं पाहायला मिळेल की क्षार हा पित्तज्वादीमध्ये निषेध आहे. म्हणजे पित्तज्वादीमध्ये वापरायचा नाही, पण तो पित्तज अर्शामध्ये पण वापरायला सांगितलेला आहे. ठीक आहे. पित्तज व्याधीमध्ये वर्ज्य आहे, पण पित्त अर्शामध्ये आपण त्याचा उपयोग करू शकतो. म्हणजेच विशेष क्रिया अवचारणाच म्हणजे विशेष क्रिया पण तो करू शकतो. म्हणून क्षार हा प्रधानतम आहे. ठीक आहे. 3 कारणं दिलेत. काय? तो त्रिदोषज्ञ आहे, विशेष क्रिया करू शकतो आणि प्रधानतम आहे. छेदन भेदन लेखन हे तिन्ही कार्य करतो. ठीक आहे. 4 कारणं इथं 3 आपल्याला दिले. तर एक क्षार काय आहे? छेदन भेदन लेखन ये तीनों ही क्रिया एक साथ कर सकता है, जो कि अग्नि और जलौका से नहीं होता. त्रिदोषज्ञ है और विशेष प्रकार की क्रिया भी करता है. ठीक है. तो शस्त्र अणुशस्त्र में क्षार की श्रेष्ठता. शस्त्र अणुशस्त्रामध्ये क्षार हा प्रधानतम है. शस्त्र अणुशस्त्र में. ठीक है. यह हिंदी में लिखा है, मैं मराठी में पढ़ा रहा था, तो ठीक है हिंदी में पढ़ाता हूँ जो लिखा है. ठीक है. तो शस्त्र अणुशस्त्रों में क्षार क्या है? प्रधानतम है. उसके 3 कारण दिए. छेदन भेदन लेखन एक ही साथ कर सकता है, जो कि अग्निकर्म में और हमें जलौका उच्चारण में नहीं दिखते. क्षार क्या है? त्रिदोषज्ञ है. तीनों दोषों को कम करता है. विशेष क्रिया भी कर सकता है, जिसमें उसको वर्ज्य बोला है पित्तज व्याधि में, उसमें भी हम पित्त अर्श में उसको यूज़ कर रहे हैं. फिर निरुक्ति क्या है इसकी? क्षरण और क्षणन. ठीक है. ये 2 शब्द है. तत्र क्षरणात् क्षणनाद्वा क्षारः. तत्र क्षरणात् क्षणनाद्वा क्षारः. मतलब क्षरण यानी कि क्या? नष्ट कर, थोड़ा थोड़ा गिरना. और क्षणन यानी कि क्या? नष्ट करना. यानी कि हम अपने बॉडी में जब भी क्षार का प्रयोग करेंगे वहाँ का टिश्यू डेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा. जैसे कि अगर कोई जख्म है, वाउंड है, व्रण है, तो वहाँ पे जैसे कि अर्श में फॉर एग्जांपल अर्श, वहाँ पे जो भी डेड टिश्यू होगा, जो वहाँ पे पुए निकल रहा है, स्त्राव हो रहा है, वो सब क्या करेगा? वो नीचे गिरा देगा उसको. ठीक है. उसका क्षरण और क्षणन करेगा. तो यही उसकी निरुक्ति है कि वहाँ के धातु जो है या फिर मल है उनको वो गिराता है, नष्ट कर देता है. तत्र क्षरणात् क्षणनाद्वा क्षारः. ठीक है. तो क्षार क्या है? जो शस्त्र अणुशस्त्र है उनमें क्षार क्या है? प्रधानतम है. ठीक है. और छेदन भेदन लेखन ये तीनों कार्य वो करता है. त्रिदोषज्ञ है और विशेष क्रिया वो कर सकता है. शस्त्र अणुशस्त्रेभ्यः क्षारः प्रधानतमः. छेदन भेदन लेखन यानी कि छेद्य भेद्य लेख्य करणात् त्रिदोषज्ञत्वात् विशेष क्रिया उच्चारणाच्च. फिर हमने निरुक्ति देखी श्लोक नंबर 4. फिर अब देखते हैं क्षार के गुण और कर्म क्या है. ठीक है. क्षार के गुण एवं कर्म देखते हैं. तो क्षार क्या है? त्रिदोषज्ञ है. ये हमने ऊपर देखा था. क्षार के गुण देख रहे हैं हम. वो शुक्ल है, सौम्य है. ठीक है. क्या है? त्रिदोषज्ञ है, शुक्ल है, सौम्य है.
अब श्लोक देखते हैं पूरा। नाना औषधि समवायात, नानौषधि समवायात, यानी कि जो क्षार हम देख रहे हैं वो कैसा है, विविध औषधियों के समवाय से बना है। यानी कि क्षार बनाते समय हम बहुत सारी औषधियाँ लेते हैं जो कि अलग अलग गुणों की होती है। तो इसी वजह से इतनी सारी नाना औषधि, नान औषधि समवायात, यानी कि विशिष्ट प्रकार की अनेक अलग अलग गुणों वाली औषधियाँ हम एक करके उस क्षार को बनाते हैं, इसलिए वो त्रिदोषज्ञ है। ठीक है, फिर वो शुक्ल होता है, नानौषधि समवायात। ठीक है, नानौषधि समवायात त्रिदोषज्ञ, नाना औषधियों के समवाय से बना है इसलिए वो त्रिदोषज्ञ होता है। शुक्लत्वात् सौम्य, ठीक है, वो शुक्ल होता है इसलिए वो सौम्य होता है। ठीक है, शुक्ल यानी कि क्या, श्वेत। हम नीचे भी मार्क करता हूँ इसको, श्वेत है, सौम्य है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या था, नाना प्रकार की औषधियों के मेल से निर्मित हुआ है और ये तीनों दोषों को नष्ट करता है, दोषों को नष्ट करता है, तीनों दोषों को। ओके, और वो शुक्लत्वात् सौम्य है, यानी कि श्वेत होता है और सौम्य होता है। और तस्य सौम्यस्यापि सतो दहन पचन धारणादि शक्तिर्विरुद्धः, क्या है, दहन पचन धारणादि शक्तिर्विरुद्धः, यानी कि अब हमने देखा कि वो सौम्य है, शुक्ल है। तो सौम्य है, शुक्ल है, तो लोगों को ये सुन के क्या लगेगा, जैसे जिसने सपोज क्षार ये चैप्टर पढ़ा नहीं और उसको हम बोलेंगे कि क्षार क्या है, शुक्ल है और सौम्य है। ठीक है, सौम्य और शुक्ल यानी कि श्वेत है और सौम्य यानी कि वो, ठीक है, शुक्ल और सौम्य है। ठीक है, अब किसी को मैंने बताया जिसने क्षार ने पढ़ा, तो फिर उसको क्या लगेगा, ये शीत गुण वाला होगा। ठीक है ना, शुक्ल और सौम्य से तो शीत ही लगेगा, लेकिन वो सौम्य होने के बावजूद भी वो दहन पचन धारण, उसकी ये जो कर्म है अभी दहन, यानी कि हम क्या करते हैं, वाउंड को लगाते हैं क्षार, वहाँ पे दहन करके डेड टिश्यूज को निकाल देता है, वहाँ पे लेखन शोषण कर देता है, पचन कर देता है वहाँ का। तो ठीक है, दहन पचन धारण आदि शक्ति ये उनको नहीं छोड़ता है, वो सौम्य होने के बावजूद भी दहन पचन धारण ये उसके अंदर गुण रहते हैं। फिर आग्नेय औषधि गुण भूयिष्ठत्वात्, जब हम क्या करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं, तो क्षार का निर्माण करते वक्त हम क्या करते हैं, जो औषधि द्रव्य हम ले रहे हैं वो आग्नेय गुण के लेते हैं हम, आग्नेय औषधि गुण भूयिष्ठत्वात्। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है इसको, आग्नेय गुण प्रधान औषधियों की अधिकता होने से। ठीक है, यानी कि हम जब क्षार निर्माण कर रहे हैं तो आग्नेय गुण के औषध हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो आग्नेय गुण के हमने औषधि यूज़ किए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो क्षार है वो कटुक, दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा, कटुक उष्ण तीक्ष्ण। ठीक है, कटु उष्ण तीक्ष्ण होगा क्योंकि हमने जो उसमें औषधि द्रव्य लिए हैं वो कैसे है, आग्नेय गुण के है। ठीक है, अब पहले से मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, क्या, नाना औषधि समवायात त्रिदोषज्ञ, यानी कि बहुत प्रकार की औषधियों के समवाय से बना है इसलिए त्रिदोषज्ञ है। शुक्लत्वात् सौम्य है, शुक्ल है, सौम्य है। ठीक है, तस्य सौम्यस्यापि सतो दहन पचन धारण आदि शक्तिर्विरुद्धः, यानी कि सौम्य होने के बावजूद भी दहन पचन धारण ये जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, वो ये जो उसकी शक्तियाँ होती है वो नष्ट नहीं होती। और आग्नेय औषधि गुण भूयिष्ठत्वात्, हम औषध जो यूज़ कर रहे हैं औषधि द्रव्य वो आग्नेय गुण के लेते हैं इसलिए वो कटु उष्ण तीक्ष्ण होता है। अब यहाँ पे ये कुछ ये देखो क्या क्या करता है, पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन, लेखन। अब कटु उष्ण तीक्ष्ण है, क्या है, त्रिदोषज्ञ है और आग्नेय गुण के उसमें औषधि हमने यूज़ की है, दहन पचन धारण वगैरह करता है। तो और क्या करता है, वो पाचन करता है। जैसे मान लो किसी के भी हाथ पैर पे या फिर वाउंड है, कोई व्रण है, उसमें बहुत सारा पूई निकल रहा है, स्राव हो रहा है, दुर्गंध वाला। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्षार लगाया तो क्या होगा, पाचन होगा, यानी कि
वहाँ जो भी डेड टिश्यू है वो पाचन विलयन, विलयन यानी कि अगर जैसे फ्रीज हुआ है तो उसका वो विलयन हो जाएगा और वो नीचे ऐसे गलने लगेगा, गिरेगा नीचे, वहाँ पे शोधन होगा, यानी कि जो भी वहाँ गंदी चीज़ है वो निकल जाएगी। रोपण होगा, शोषण होगा, स्तंभन होगा, लेखन होगा। अब ये जो सब है इससे हमारा वाउंड जो है, व्रण जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसा ड्राई हो जाएगा और ऐसा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं क्या, यूँ समझ लो व्रण ठीक ही होने के बराबर, ठीक ही हो जाएगा। पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन, लेखन। अब वहाँ पे जो भी स्त्राव हो रहा है उसका स्तंभन होगा, ठीक है, वो रुक जाएगा, मतलब वहाँ का स्त्राव रुकेगा। लेखन होगा तो क्या होगा, वो ड्राई हो जाएगी वहाँ की स्किन, वो वाउंड। फिर शोषण, उसमें से जो स्त्राव निकल रहा है उसका शोषण हो जाएगा, वहाँ की जो कृमि है, वहाँ पे जो डेड टिश्यू है वो शोषण हो जाएगा। रोपण हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे नए टिश्यू बनने के लिए मदद मिलेगी, ठीक है। फिर कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विषमेद। अब यहाँ पे कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विषमेद। कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विषमेद, इनको भी वो नष्ट करता है। हम क्षार का प्रयोग करेंगे, आगे देखेंगे ना कि हम कौन सा क्षार का यूज़ करना है, तो उसमें हम यही देखेंगे। तो उसमें ये सब आने वाला है फिर से, क्या, कृमि, आम, कफ, विषमेद। कृमि, आम, कफ, विषमेद। कृमि, आम, कफ, विषमेद साम उपहंता पुंस्त्वस्य च अतिसेवितः, यानी कि ये अलग अलग कलर से मार्क करता हूँ इसको मैं, ठीक है। पुंस्त्वस्य च अतिसेवितः, यानी कि अगर हमने अतिसेवन किया क्षार का तो हमारी जो पौरुष शक्ति है, यानी कि जो हमारा पौरुष शक्ति है वो नाश हो जाती है। यहाँ पे लिखा है पौरुष शक्ति का नाश हो जाता है। क्या हुआ, हमने क्षार का अतिसेवन किया तो क्या हुआ, पौरुष शक्ति का नाश हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लेन किया है शुक्लत्वात के बारे में। शुक्लत्वात क्या है, श्वेतरंग होने से सौम्य और सौम्य होने पर भी दहन पचन आदि करता है। जैसे उदाहरण दिया है हिमानी बर्फ़, अभी बर्फ़ भी जलाता है, ये फ्रॉस्ट बाइट। अगर हमारे जो अभी बर्फ़ क्या होता है, शुक्ल होता है, सौम्य होता है, लेकिन फिर भी वो जलाता है हमें। तो बर्फ़ से, यानी कि अगर बर्फ़ से कोई जला है, यानी कि जैसे मेरा हाथ बर्फ़ में रह गया तो उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। क्या, फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, ओके, FROSTBITE, बर्फ़ से जलेंगे तो, ठीक है। पाचन का दो प्रकार से प्रयोग किया है, कैसे, जैसे कि फोड़े को पकाना और प्रतिसारणीय क्षार में, हाँ, जैसे कि हम प्रतिसारणीय क्षार का एक्सटर्नली यूज़ करते हैं और पानीय क्षार का इंटरनली यूज़ करते हैं। तो पानीय क्षार का अजीर्ण में उपयोग करेंगे और जो प्रतिसारणीय क्षार है बाहर बाहर से यूज़ करेंगे, जैसे फोड़ है, पीड़का है, व्रण है, ठीक है, बॉइल्स, ठीक है, ब्लिस्टर्स, इनमें हम प्रतिसारणीय क्षार का यूज़ करेंगे। और अजीर्ण है तो पानीय क्षार, यानी कि इंटरनली पानीय क्षार और एक्सटर्नली प्रतिसारणीय क्षार, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने किया। आगे क्या है अब, प्रतिसारणीय क्षार के बारे में क्या बोला है। प्रतिसारणीय क्षार के विषय, प्रतिसारणीय क्षार जिसका बाह्य प्रयोग होता है, मैंने अभी बताया था। प्रतिसारणीय क्षार क्या है, एक्सटर्नली यूज होता है। तत्र प्रतिसारणीय, श्लोक देखते हैं सीधा, हमें श्लोक पढ़ के थोड़ा मतलब अच्छा रहता है श्लोक। तो कुष्ठ, किटिब, दद्रु, अभी इसमें बहुत सारी व्याधियाँ है जिसमें हमें क्षार का उपयोग करना है। तो हम देखते हैं, कुष्ठ, किटिब, दद्रु, मंडल, किलास, भगंदर। अब कुष्ठ क्या है, स्किन डिसीज़ है, कुष्ठ स्किन डिसीज़ है। किटिब, किटिब भी कुष्ठ का ही प्रकार है। दद्रु भी कुष्ठ का प्रकार है। मंडल भी कुष्ठ का प्रकार है। किलास, ये भी कुष्ठ के समान ही है। भगंदर, भगंदर यानी कि जो फिस्टुला होता है। फिर अर्बुद, अर्श, दुष्ट व्रण, नाड़ी, चर्मकील, तिलकालक, नेच्छ, व्यंग,
व्यंग मशक बाह्य विद्रदी, ठीक है, विद्रदी, बाह्य विद्रदी, हाँ स्पेशली बाह्य विद्रदी, कृमि विष, ठीक है, कृमि विषादि उपदिश्यते। अब ये आप देखोगे तो ये सब के सब क्या है, एक्सटर्नली होते हैं, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल स्किन पे होते हैं। इसलिए हम प्रतिसारणी क्षार का मैंने पहले बोला, और यह मैंने नहीं बोला, यहाँ लिखा है जिसका बाह्य प्रयोग होता है। अब ये सब के सब क्या है, स्किन डिसीज़ है, ठीक है। और स्किन डिसीज़ तो हम एकदम सामान्य बात है, लॉजिकल है कि प्रतिसारणी क्षार जो है वो हम बाह्य प्रयोग करते हैं ना, तो स्किन डिसीज़ तो आएंगे ही। लेकिन अब मुख रोगों में क्या यूज़ करना है, अब पानी क्षार इंटरनली लेना है ना, हमें इंटरनल यूज़ कर दिए, हम इंटरनल यूज़ करेंगे किसका, पानी अक्षर का। तो लेकिन मुख रोग जो है उसमें हमें प्रतिसारणी अक्षर यूज़ करना है। कौन से 7 मुख रोग बताए हैं, कौन से मुख रोग हाईलाइट करता हूँ। मुख रोगेषु उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दंतवैदर्भ और रोहिणी, तीसरुषु च रोहिणीषु। यानी कि यहाँ पे क्या क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि मुख रोग 7 उन्होंने मुख रोग दिए हैं, जैसे उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दंतवैदर्भ और रोहिणी के 3 प्रकार, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बाहर का थोड़ा पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे तो क्या क्या दिया है उन्होंने, 7 मुख रोग है, ठीक है। 7 कौन से मुख रोग है, उपजिह्वा, अधिजिह्वा, बराबर लिख ले बारा, उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दंतवैदर्भ, उपजिह्वा। मैं ये बार बार यहाँ पे ऐसे स्लोली क्यों पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे मैं ज़्यादा टाइम पास क्यों करता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं जब जितना इस टॉपिक पे रुकूंगा, जितना बार बार शब्द यूज़ करूँगा ना, उतने आपको वो याद रहते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना कि वीडियो लंबा होता है या फिर मैं टाइम पास करता हूँ, ठीक है। उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, ये याद रखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि हमें लगता है कभी कभी कि पानी अक्षर में ये सब आता है, इसलिए ये याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दंतवैदर्भ, ये सब याद नहीं रखना हमें। जब हम प्रतिसारणी अक्षर का जैसे कोई MCQ आता है तो देख के हम सीधा टिक मार देंगे, जैसे स्किन डिसीज़ को भी दिखा, क्या नॉर्मल है लॉजिकली, कुष्ठकिटिब दद्रुमंडल किलास भगंधर अर्बुद अर्श दुष्टव्रण नाड़ी चर्म किल तिलकालक नेच्छ व्यंग मशक बाह्य विद्रदी कृमि विषादि उपदिश्यते। ओके, तो नॉर्मल बात है। लेकिन मुख रोग आता है तो फिर हम, अगर हमने पढ़ा भी है तो हम भूल गए, तो हम क्या सोचेंगे कि यार हो सकता है पानी अक्षर, लेकिन यह गड़बड़ाना नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुख रोग प्रतिसारणी अक्षर, ठीक है, दंतवैदर्भ, और 5वां क्या है, रोहिणी, रोहिणी के 3 प्रकार, ठीक है। तो ये 4 और 3 रोहिणी 7 हो गए, ठीक है, 7 मुख रोग। अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मुख रोग के अधिष्ठान क्या है, यानी कि मुख रोगों के आयतन क्या है, मुख रोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये होते हैं दंतमूल, जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ और सर्वसर। ये 7 मुख रोगों के अधिष्ठान है, मुख रोगों के आयतन है। तो अब ये क्या है, उपजिह्वा, अधिजिह्वा,
उपकोष, दंत, वैदर्भ और रोहिणी के 3 प्रकार। ये 7 मुख्य रोग है जिसमें हमें क्या करना है, प्रतिसारणी क्षार का यूज़ करना है। फिर आगे क्या लिखा है, एतेषु एवाणु शस्त्र प्रणिधानम उक्तम। ठीक है, अब स्किन डिसीजेस बाह्य उपयोग के लिए। ठीक है, अब नीचे देखते हैं पानीय क्षार के बारे में। पानीय क्षार के विषय में क्या कहा है उन्होंने। पानीयस्तु गर्गुल्मोदर, गर्म यानी कि गर्विश, गुल्म उदर, अग्निसंग यानी कि अग्निमांद्य, अजीर्ण, अरोचक, अनाह, शर्करा, अश्मरी, अभ्यंतर विद्रदी। उधर क्या था, बाह्य विद्रदी था। कृमि विष, अर्श। ठीक है, अर्श सु उपयुज्यते। अब आपको मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कृमि विष और दूसरा क्या है, अर्श, इन दोनों में भी हमें प्रतिसारणीय और पानीय, ये दोनों भी क्षार यूज़ करने हैं। अब ये आपको मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, कोष्टक किटिबद्ध ध्रुवमंडल किलास, ये मैं प्रतिसारणीय का पढ़ा रहा हूँ। तो प्रतिसारणीय क्या है, वह एक्सटर्नल यूज़ करते हैं तो क्या है, कोष्टक किटिबद्ध ध्रुवमंडल किलास, भगंदर, अर्बुद, अर्श। यहाँ पे देखो अर्श आया है। ठीक है, ये अर्श दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्म किल, तिलकाल, कन्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रदी। उधर क्या था, अभ्यंतर विद्रदी था। और यहाँ पे फिर कृमि विष आया है। कृमि विष को मैं हाईलाइट करता हूँ, कृमि विष, और अर्श को भी करता हूँ, अर्श। ठीक है, कृमि विष और अर्श। अब और 7 मुख्य रोग तो मैंने बताया, वो याद रखो। ठीक है, फिर यहाँ पानी क्षार क्या है, इंटरनल यूज़ करना है ना हमें, तो गर्विष, गुल्म, ये सब इंटरनल होता है एब्डोमेन में, गुल्म। ठीक है, उदर, अग्निसंग, अजीर्ण, अरोचक, अनाह, शर्करा, अश्मरी, अभ्यंतर विद्रदी, कृमि विष और अर्श। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इरेज करता हूँ मैं, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, अर्श और कृमि विष। ठीक है, आपको ये MCQ में फंसाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपको इसमें फंसना नहीं है। क्या है, कृमि विष और अर्श में प्रतिसारणीय और पानीय दोनों क्षार यूज़ करने हैं। और एक और बात याद रखो, मुख्य रोगों में प्रतिसारणीय क्षार है। 7 मुख्य रोग है, उनके 7 आयतन मैंने बताए, दंत, दंतमूल, जीवा, तालु, ओष्ठ, कंठ, सर्वसर। फिर उपजीवा, अधिजीवा, उपकोष, दंत, वैदर्भ और रोहिणी के 3 प्रकार। फिर ये गर्गुल्म, उदर, अग्निसंग, अजीर्ण, अरोचक, अनाह, शर्करा, अश्मरी। ठीक है, ये सब के सब इंटरनल आते हैं, तो हम इसमें पानी क्षार यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे कृमि विष और अर्श बोला है ना, वो प्रतिसारणी और पानी दोनों यूज़ करेंगे। और मुख्य रोग, तो इसमें याद क्या रखना है, मुख्य रोगों में प्रतिसारणी क्षार यूज़ करना है और एक्सटर्नली प्रतिसारणी क्षार यूज़ करना है। और अर्श और कृमि विष में प्रतिसारणीय और पानीय दोनों क्षार यूज़ करने हैं। और पानीय क्षार में ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है, जैसे उसमें मुख्य रोग था वैसे याद करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, हम मस्त टिक लगा सकते हैं। पानीय क्षार जो है वो इंटरनली है। तो ठीक है, पानीय क्षार का निषेध। अब पानीय क्षार हमें किस किस में यूज़ नहीं करना, इसमें क्या है, रक्त पित्त, ज्वर। ठीक है, रक्त पित्त, ज्वर, पित्त प्रकृति। अभी मैंने आपको बोला था ना कि पित्त में वर्ज्य है। ठीक है, अब देखो, रक्त पित्त, ज्वर और पित्त प्रकृति। रक्त पित्त ज्वरित पित्त प्रकृति, बाल वृद्ध दुर्बल। अब क्या है, बाल वृद्ध दुर्बल, भ्रम मद मूर्छा तिमिर परितेभ्यो अन्यभ्यश्चैव ये क्या लिखा है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि रक्त पित्त ज्वर और पित्त प्रकृति, बाल वृद्ध दुर्बल। ठीक है, ये तो आम बात है, लॉजिकल बात है। बाल वृद्ध और दुर्बल, ऐसे ये 3 तो आते ही है। कहा, जो जैसे किसी चीज़ का निषेध है, जैसे क्षार का हो, मतलब नहीं क्या, अग्निकर्म का निषेध हो, ये थोड़े ना क्या बोलते हैं, कोमल प्रकृति वाले होते हैं ना, इसलिए। तो रक्त पित्त में, ज्वर में और पित्त प्रकृति में
पानी अक्षर यूज़ नहीं करना। फिर मद भ्रम मूर्छा, मद भ्रम मद मूर्छा तिमिर, ठीक है, भ्रम मद मूर्छा तिमिर, इसको भी करते हैं। बाल वृद्ध दुर्बल तो आप लगा दोगे वो, यह इसको क्या करते हैं, भ्रम मद मूर्छा और तिमिर, ये चारों के, इनमें हमें क्या करना है, पानी अक्षर यूज़ नहीं करना। ठीक है, पानी अक्षर निर्माण कैसे करना है वो देखने से पहले हम देखेंगे कि प्रतिसारणी अक्षर कैसे निर्माण करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उस पानी अक्षर को बनाने की संक्षिप्त विधि यह है कि जिस प्रकार प्रतिसारणी अक्षर को बनाया जाता है उसी प्रकार उसके द्रव्यों को भी जलाकर तथा पानी में पकाकर छान लेते हैं। यानी कि जैसा प्रतिसारणी अक्षर बनता है ना, वैसे ही पानी अक्षर बनता है। इसलिए उन्होंने ये पानी अक्षर का निर्माण कहीं और दिया है, बोलते इस विधि का विस्तार अन्यत्र किया गया है और यहाँ प्रतिसारणी अक्षर का निर्माण दिया है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको सेपरेट 10 मिनट लेंगे। अभी इतना सा टॉपिक सिर्फ ये 2 पेज पढ़ाने के लिए 26 मिनट हुए, तो हम ये बाद में देखते हैं।